क्लियरिटी कम्स फ्रॉम एंगेजमेंट, इट डज नॉट कम फ्रॉम थॉट। कई बार क्या होता है हमारी लाइफ में, हम बहुत कुछ प्लान करते हैं लेकिन हमें एग्जैक्टली समझ नहीं आ रहा होता कि हमें करना क्या है और हमें क्लियरिटी नहीं मिल रही होती है, जिस वजह से क्या होता है हम सोचते जाते हैं लेकिन फाइनली क्या होता है, हमारा टाइम वेस्ट होता है बट कोई क्लियरिटी नहीं मिलती। तो ये मुझे एक बहुत अच्छी थॉट लगी, इसलिए मैंने नोट कर ली आप लोगों के लिए कि क्लियरिटी कम्स फ्रॉम एंगेजमेंट, इट डज नॉट कम फ्रॉम थॉट। कि अगर आपको किसी चीज़ में क्लियरिटी चाहिए तो वो सिर्फ सोचने से नहीं आएगी, आपको उस चीज़ में एंगेज होना पड़ेगा। ठीक है, सोचने से क्या होता है, हम कुछ करने से पहले सोचते हैं, सोचने से क्या होता है कि उसमें क्या सही स्टेप हो सकते हैं वो हम ऐड कर सकते हैं, क्या गलत स्टेप हो सकते हैं उन्हें हटा सकते हैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, अपने नॉलेज के हिसाब से। लेकिन अगर आपको प्रॉपर क्लियरिटी चाहिए, आपका टाइम वेस्ट हो रहा है सोचने में बहुत ज़्यादा, तो आप क्या काम कीजिए, आपको एक डिसीज़न लीजिए। आपको लगता है कि हाँ फिलहाल मुझे ये समझ आ रहा है, उसमें थोड़ा एंगेज होइए, करने की कोशिश कीजिए कुछ। ठीक है, तो करने से क्या होगा, आपको तब एक क्लियरिटी मिलेगी कि उसके अंदर एग्जैक्टली है क्या, जब हम एक्शंस में आएंगे। ठीक है, जैसे मैंने आपके लिए एक क्वेश्चन नोट किया हुआ है ये आज, तो आप इसे पढ़ेंगे और अगर आपने इस तरीके का कोई क्वेश्चन पहले कभी अटैम्प्ट नहीं किया है लेकिन आपको कंसेप्ट अच्छे से पता है, ठीक है, तो आपको क्या लगेगा कि हाँ मैं ऐसे ऐसे कर सकता हूँ या अप्रोच लगा सकता हूँ। हम एक छोटा सा एग्जाम्पल ले रहे हैं, ये तो अब अपने लाइफ की बहुत सारी चीज़ों पर अप्लाई कर सकते हैं जहाँ जहाँ कन्फ्यूज़न होता है आपको। तो क्या होगा कि आप उससे माइंड में एक अप्रोच सोचेंगे बट एग्जैक्टली आप उससे कौन से आंसर पे पहुंचेंगे इसकी क्लियरिटी नहीं मिलेगी आपको। ठीक है, आपको एक पर्सपेक्टिव मिल सकता है आप किस डायरेक्शन में जाएंगे। क्लियरिटी कब मिलेगी, जब आप एंगेज होंगे उसके सॉल्यूशन में, उसको आप एक स्टेप बाय स्टेप आप उसमें सॉल्व करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी फिजिक्स। माय नेम इज शुभम और हम पढ़ रहे हैं क्लासिकल मैकेनिक्स और लास्ट के 2 लेक्चर्स में हमने प्रॉब्लम सॉल्व की हैं और आज के लेक्चर में हम एक जेस्ट की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। काफ़ी अच्छी प्रॉब्लम लगी मुझे, तो इसमें हम क्या काम करेंगे, इसको समझने की कोशिश करेंगे, अलग अलग तरीके से सॉल्यूशन लाने की कोशिश करेंगे। हम कोशिश करेंगे इस प्रॉब्लम से कितना सीख सकते हैं। ठीक है, अलग अलग कंसेप्ट्स, क्योंकि हमें क्या होगा एग्जाम में कंसेप्ट्स को अप्लाई करना होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन। द फ्री फॉल टाइम ऑफ अ टेस्ट मास ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास कैपिटल M फ्रॉम हाइट 2r टू r। तो यहाँ पर एक कोई टेस्ट मास है, ये हम इसका मास दिया नहीं है, हम स्मॉल m मास ले लेते हैं और ये फ्री फॉल हो रहा है, गिर रहा है किसी दूसरे मास पर, कैपिटल M पर। कोई दूसरा मास है इस पर गिर रहा है और इनिशियल क्या है, हाइट हमारी 2r, ये हमारी है 2r और ये कहाँ तक आएगा, ये इसकी हाफ हाइट तक आएगा r तक। तो यहाँ से यहाँ तक गिर रहा है, तो ये जब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुँचेगा, ठीक है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुँचेगा तो कितना टाइम लगेगा इस चीज़ में। तो चलिए थोड़ा सा समझते हैं क्वेश्चन को। ये क्यों गिर रहा है ये मास इस पर, ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से। किसका ग्रेविटेशन फोर्स है, इन दोनों का आपस में है एक दूसरे के साथ। अच्छा, ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से क्या होता है, कोई 2 मास है, ये मास m1 है, ये मास m2 है, ये दोनों एक दूसरे पर ग्रेविटेशन फोर्स लगाते हैं। ठीक है, तो क्या होता है इससे, ये मास इसकी तरफ जाता है, ये मास इसकी तरफ जाता है, दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, तो सेम सिचुएशन यहाँ भी हो सकती है, ये मास नीचे आएगा तो ये मास ऊपर भी जाएगा, ऐसा हो सकता है। ठीक है, लेकिन देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है फ्री फॉल टाइम ऑफ अ टेस्ट मास। जब भी हम टेस्ट मास बोल देते हैं, ठीक है, मतलब टेस्ट चार्ज या टेस्ट मास, उसका क्या मतलब है कि हम उसको कंपैरेटिव बहुत छोटा एज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा क्यों, क्योंकि हमें सिर्फ प्रॉपर्टी चेक करनी होती है। देखो टेस्ट का क्या मतलब है कि हम कुछ चेक करना चाह रहे हैं। ठीक है, इसलिए टेस्ट मास वहाँ लेते हैं, हम कोई प्रॉपर्टी चेक करना चाह रहे हैं कि ये फ्री फॉल होगा कोई भी छोटा सा मास, तो उसमें यहाँ से लेके यहाँ तक आने में कितना टाइम लगेगा। इसलिए हम इसके कंपैरिजन में दूसरे मास को काफ़ी बड़ा मान रहे हैं, मतलब दूसरा मास अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस नहीं होगा हमारे क्वेश्चन में। ठीक है,
तो ये चीज़ हम, ये आइडिया कहाँ से मिल रहा है हमें? फ्री फॉल से, क्योंकि पहला मास को बोल रखा है हमने फ्री फॉल हो रहा है, और टेस्ट मास से। ठीक है, हम एक इससे नेक्स्ट क्वेश्चन भी करेंगे हम इसके बाद, उसमें हम देखेंगे प्रॉब्लम ऐसी जिसमें दोनों मास एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो, साइमल्टेनियसली दोनों चल रहे हैं। ठीक है, चलिए अभी इसको देखते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या निकालना है? टाइम। तो सबसे पहले क्या काम करते हैं? पहले फोर्स लिखते हैं। फोर्स क्या है? F इज इक्वल टू जी एम अपॉन, ओके देखो इनिशियली यहां पर है, ये गिर रहा होगा, तो रास्ते में हमने कोई पॉइंट ले लिया कि भाई ये कोई पर्टिकुलर पॉइंट है। ठीक है, कोई रैंडम पॉइंट लेना होता है हमें, और यहां से यहां तक डिस्टेंस हमारी क्या है? स्मॉल आर है। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम कोई फिक्स डिस्टेंस नहीं ले सकते, हमें एक कोई बाउंड्री लेंगे। सॉरी, हम बाउंड्री नहीं ले सकते कोई एग्जैक्टली कि हमने यहाँ पे ले लिया, यहाँ पे ले लिया, कोई भी रैंडम एक पॉइंट ले लिया, ये डिस्टेंस आर है, तो इस पॉइंट पर कितना फोर्स होगा? ये फोर्स होगा हमारा जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अच्छा आप यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना, चलिए मैं भी बताता हूँ। देखिए फोर्स है जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर, क्लियर? तो फोर्स को क्या ये किसके लिए फोर्स है? ये अभी हम देख रहे हैं इस वाले मास पर फोर्स क्या होगा। ठीक है, क्योंकि हम इसको ही हम मोशन कंसीडर कर रहे हैं इसका नीचे की तरफ। तो ये वाला फोर्स है किस पर? स्मॉल एम मास पर। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? फोर्स को एम इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन, इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, एम से एम कैंसिल करा, एक्सेलरेशन क्या आ गया? जी एम अपॉन आर स्क्वायर। अच्छा एक चीज आप याद रखेंगे कि या तो आप फोर्स को नेगेटिव लीजिए, क्यों? क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्स है। ठीक है, अट्रैक्टिव फोर्स हमेशा क्या होता है? हम क्या लेंगे? नेगेटिव लेंगे। क्यों? ये इसको खींच रहा है। रिपल्सिव होता तो पॉजिटिव लेते हैं। ठीक है, तो आप या तो यहाँ से नेगेटिव लीजिए, आप यहाँ पे नेगेटिव लेंगे तो क्या आएगा? देखिए F इजिकल टू माइनस जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, क्यों? बिकॉज नेगेटिव साइन बिकॉज ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स। ठीक है, अच्छा या तो आप इस तरीके से लीजिए, तो आपका एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा? नेगेटिव। और अगर आप नेगेटिव नहीं लेके चल रहे हैं, अगर आपको कन्फ्यूज़न होता है कि भाई ये आपका मतलब फोर्स की हमें डायरेक्ट वैल्यू पता है, तो आप क्या काम कर सकते हैं कि इसको आपको सीधा जी एम अपॉन आर स्क्वायर लेके चलेंगे, यानी आप यहाँ पर आप फोर्स का मैग्नीट्यूड ले रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखना, आप उसमें ये नहीं देख रहे हैं कि फोर्स की डायरेक्शन किधर है, अट्रैक्टिव है, रिपल्सिव है, ये सब नहीं देख रहे हैं आप यहाँ पर। तो इसका आपका जो एक्सेलरेशन आएगा वो जी एम अपॉन आर स्क्वायर आएगा, और एक्सेलरेशन क्या होता है? डी टू एक्स अपॉन डी टी टू। अच्छा क्या है? डिस्टेंस चेंज हो रही है, डिस्टेंस चेंज होके क्या होगा? यहाँ से ऊपर से नीचे गिर रहा है मास, तो डिस्टेंस चेंज क्या होगा? नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा? ये मास यहाँ था, अब यहाँ आ गया, अब यहाँ आ गया, तो इन दोनों की जो बीच की डिस्टेंस है वो घट रही है या बढ़ रही है? ऑफकोर्स घट रही है। तो चेंज इन डिस्टेंस क्या है? नेगेटिव है। नेगेटिव चेंज हो रहा है तभी तो कम हो पाएगी, तो इसका मतलब हम इसको यहाँ पे नेगेटिव लेंगे। ठीक है, तो दोनों चीज़ें बता दी, आप किसी भी तरीके से समझ लीजिए। ठीक है, तो आपका फाइनली ये जो डी टू एक्स अपॉन डी टी टू ये जो टर्म आएगी नेगेटिव आ जाएगी आपकी, माइनस जी एम अपॉन आर स्क्वायर। तो मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ, डी टू एक्स अपॉन डी टी टू इज इक्वल टू माइनस जी एम अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर मैंने इसको माइनस क्यों नहीं लिया? क्योंकि मैंने ऑलरेडी फोर्स को माइनस कंसीडर कर रखा है। क्लियर? अच्छा, अब मैंने ये एक्स और टाइम के टर्म्स में क्यों लिखा एक्सेलरेशन को? इसलिए लिखा क्योंकि मुझे बोल रखा है 2r से r तक पार्टिकल गिर रहा है और उसका टाइम बताना है। यानी रिलेशन किसका है? रिलेशन है डिस्टेंस और टाइम का, इसलिए मैंने एक्सेलरेशन को डिस्टेंस और टाइम के टर्म्स में लिख लिया।
अब बात यह है कि हमें यहाँ से टाइम कैलकुलेट करना है। हमें पता है बाउंड्री 2r आना है, लेकिन टाइम चाहिए। तो क्या मतलब है? इसका मतलब है हमें ये डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करनी है। ठीक है, तो एक बार मैं ऊपर का ये हटा देता हूँ, हम ये इक्वेशन नोट कर लेते हैं क्योंकि हमें इसी का काम है अभी। d2x अपॉन dt2 इज इक्वल टू माइनस gm अपॉन आर स्क्वायर। अच्छा, ये इक्वेशन हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? देखो, यहाँ पर हम 2-3 अप्रोच देखते हैं कि किस किस तरीके से हम सॉल्व कर पाएंगे। अगर आप इसका डायरेक्टली वो करोगे इंटीग्रेशन, तो भी हमें कोई फ़ायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर r जो है ये कांस्टेंट नहीं है, फंक्शन है, इसका डिस्टेंस टाइम का फंक्शन है, r चेंज हो रहा है टाइम के साथ, तो डायरेक्टली तो हम कर नहीं सकते इसको। ठीक है, और आप इसको इस तरह से भी नहीं कर सकते कि d2x इज इक्वल टू माइनस gm अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू dt2, ये भी नहीं लिख सकते। ठीक है, रॉन्ग मेथड है। ये dt2 है, d2x है, ये कोई लिखने का यहाँ पर कोई सेंस नहीं बनता इस तरह से। ठीक है ना, आप यहाँ पे dx2 इज इक्वल टू इस तरीके से लिख सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर नहीं है, सेकंड ऑर्डर है। इस तरह से लिखने का क्या मतलब हो गया? अगर आप पूरी इक्वेशन का रूट लोगे तो ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी, जबकि है ये सेकंड ऑर्डर। तो हम इसको सही तरीके से या तो कैसे फर्स्ट ऑर्डर में कन्वर्ट करें, या फिर हम कुछ और तरीका यूज़ करें। तो देखो, अच्छा एक चीज़ और, ये हमारा क्या है? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, एक्सेलरेशन ही तो है माइनस gm अपॉन आर स्क्वायर। तो क्या हम ये यूज़ कर सकते हैं? इक्वेशन ऑफ मोशन, चलो तीनों लिख लेते हैं। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो हमें s पता है क्या? 2r से r, इनिशियल वेलोसिटी पता है 0 है, एक्सेलरेशन हमें पता है ये रहा, और टाइम पता है, और टाइम निकालना है। तो क्या निकाल सकते हैं हम ऐसे? इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर, ए की वैल्यू रखो, टाइम निकाल सकते हैं? बताइए। नहीं, क्यों? गलत होगा, ये चीज़ भी गलत क्यों होगा? क्योंकि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन नहीं है। यहाँ पर ये जो r है, ये r इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, r इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म नहीं है, एक्सेलरेशन टाइम के साथ चेंज हो रहा है। और न्यूटन की इक्वेशन ऑफ मोशन हम कहाँ लगा सकते हैं? जहाँ पर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। तो ठीक है, ये सब बातें आप जानते हैं, लेकिन ठीक है, आपको फिर भी दोबारा बता दिया ताकि इसमें आप कभी भी कंफ्यूज ना हो, और आपको पता रहे कब आपको इक्वेशंस लगानी है, कब आपको डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करनी है। तो ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं हमें क्या करना है। तो हम या तो इसको फर्स्ट ऑर्डर में कन्वर्ट करें किसी तरीके से, ठीक है, या फिर हम क्या काम करें कि पहले वेलोसिटी की टर्म में जाएं, उसके बाद हम दोबारा से फिर सॉल्व करें डिस्टेंस के लिए। क्यों? एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन dv अपॉन dt, ठीक है। अच्छा, dv अपॉन dt, और हम डायरेक्ट हम वेलोसिटी के साथ टाइम निकाल नहीं सकते, इसलिए क्या लिख सकते हैं? dv अपॉन dx और dx अपॉन dt। तो ये क्या बन गया? v, और ये dv अपॉन dt dx। तो या तो हम इसको पहले ऐसे सॉल्व करें, उसके बाद वापस से हम टाइम के पास जाएं। देखिए, तो दूसरा हमारा तरीका क्या हो गया? हम एक्सेलरेशन को क्या लिखते हैं? d2x अपॉन dt2 को क्या लिखेंगे? एक्सेलरेशन को v dv ओवर dx इज इक्वल टू माइनस gm अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हमने x लिया है, लेकिन हमारा वेरिएबल क्या है? r। तो ये वेरिएबल क्या हो जाएगा हमारा? r, dv ओवर dr, ठीक है। समझ में आया?
या तो हम इस तरह से सॉल्व करें। अच्छा, या फिर हम क्या काम कर सकते हैं, सबसे आसान तरीका एनर्जी कंजर्वेशन लगा दो। टोटल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू टोटल एनर्जी फाइनल। ठीक है, देखो टोटल एनर्जी इनिशियल क्या होगी, टोटल काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितनी होगी, पहले पार्टिकल की 0, कोई मूव नहीं, दूसरे की भी 0 होगी, दूसरा तो रेस्ट में है ही। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी सिस्टम की, माइनस जी एम अपॉन 2r। ठीक है, डिस्टेंस क्या है 2r है, टोटल डिस्टेंस। ओके, काइनेटिक एनर्जी फाइनल क्या होगी, हाफ mv²। क्यों, क्योंकि स्मॉल एम मास मूव कर रहा है बस। और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी फाइनल, माइनस जी एम अपॉन। अच्छा, अब देखिए हम क्या काम करेंगे, हम इसको, हमें कहाँ लेके आना है, इसी रैंडम पॉइंट पे लेके आना है। रैंडम पॉइंट पे हमने क्या माना है, वेलोसिटी v होगी और डिस्टेंस क्या होगी इस पॉइंट पे r। ठीक है, ये वाली डिस्टेंस स्मॉल r होगी, तो माइनस जी एम अपॉन r। क्लियर, चलिए तो इसको इधर ले आते हैं, तो क्या आ गया, जी एम अपॉन r माइनस जी एम अपॉन 2r इज इक्वल टू हाफ mv²। ठीक है, स्मॉल m से स्मॉल m हटा दीजिए और 2 इधर ले आते हैं, जी एम कॉमन ले लेते हैं, 2 लिया है और जी एम कॉमन आ गया, 1/r माइनस 1/2r इज इक्वल टू v²। या फिर v इज इक्वल टू अंडर रूट ले लेंगे, प्लस माइनस अंडर रूट जी एम। ओके, 2 अंदर ले जाओ, 2/r माइनस 1/r। ठीक है, वेलोसिटी आ गई। अच्छा, किसी रैंडम पॉइंट पे लिया हमने, तो वेलोसिटी को क्या लिखेंगे, dr/dt इज इक्वल टू प्लस माइनस जी एम अपॉन ये 2/r माइनस 1/r। ठीक है, हमें क्या मिल गई, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन मिल गई एनर्जी कंजर्वेशन से, dr/dt मिल गया। अब हम इसको इजीली वेरिएबल सेपरेशन के मेथड से क्या काम करेंगे, इसको सॉल्व कर सकते हैं। हमें r की दोनों लिमिट पता है, 2r और टाइम निकालना है, बस सिंपली यहाँ से सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, तो सॉल्यूशन तो आपको पता लग गया इस क्वेश्चन का। ठीक है, सिंपली बाकी किसी तरीके से हम दोनों तरीके से कैसे करेंगे, देखो इसको देख लेते हैं। यहाँ पर क्या है, v dv अपॉन dr, तो क्या काम करेंगे, dr को उधर ले जाइए, तो v dv इज इक्वल टू माइनस जी एम अपॉन r² dr। ठीक है, इंटीग्रेशन कर देते हैं। इंटीग्रेशन कहाँ से होगा, इनिशियल पॉइंट से लेके इस रैंडम पॉइंट तक। ठीक है, तो यहाँ से लेकर, तो यहाँ पर वेलोसिटी कितनी है, यहाँ पर वेलोसिटी 0 है। ठीक है, और फाइनल पॉइंट, इस पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी है, इस पॉइंट पे वेलोसिटी हमारी कोई भी v है, ये रैंडम वेलोसिटी है। यहाँ पर हम r के लिए देखते हैं, तो इनिशियली r कितना है 2r, ये इनिशियल पॉइंट यही तो हुआ, ये इनिशियल पॉइंट, ये फाइनल पॉइंट हमारा फिलहाल के लिए है अभी, जब तक हम इसको रैंडम पॉइंट पे सॉल्व कर रहे हैं। इनिशियल पॉइंट कितना हुआ 2r, फाइनल कितना हुआ r तक लेके जाएंगे। ठीक है, सॉल्व कीजिए, v²/2 लिमिट रख दी 0 to v इज इक्वल टू, यहाँ पे माइनस जी एम बाहर आया, r² का हम करेंगे तो क्या आएगा, माइनस के 1/r और लिमिट कहाँ से कहाँ तक आएगी, 2r से r तक। ठीक है, तो ये v²/2 आ गया इज इक्वल टू, ये प्लस हो जाएगा, तो जी एम
बाहर आ गया, अंदर क्या बचा 1/r, लिमिट रखेंगे -1/2r, 2 इधर लेके जाएंगे तो v स्क्वायर इज इक्वल टू gm और 2/r -1/r, और अगर हम स्क्वायर हटा के अंडर रूट करेंगे तो यहाँ पर v को क्या लिख सकते हैं, dr/dt इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट gm 2/r -1/r। ठीक है, रिजल्ट मिल गया हमें dr/dt। ठीक है, अच्छा अब बात आती है कि अगर हमें एनर्जी कंजर्वेशन से भी नहीं करना है और हमें v dv/dr इस फॉर्म में भी चेंज करके नहीं करना है, हमें डायरेक्ट देखना है इसको सॉल्व कैसे करें, हम इसको सिंगल ऑर्डर में कैसे चेंज करें। ठीक है, देखो ऐसी कोई जिद नहीं है कि आपका एग्जाम में ऐसे ही करना है, एग्जाम में आपको सबसे इजी मेथड ढूंढना है कि आप कैसे जल्दी से जल्दी सॉल्व कर पाएँ क्वेश्चन को। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर सीख रहे हैं क्वेश्चन के मेथड को ताकि आपको इससे रिलेटेड जितने भी इस टाइप के क्वेश्चन मिले जिसमें इसमें से कोई भी मेथड आपको लगाना पड़ गया या इजी पड़ गया तो आपको यहाँ से अंडरस्टैंडिंग उसकी डेवलप हो चुकी हो। ठीक है, इसलिए चलिए, तो इस मेथड में हम क्या काम करेंगे, हमें इस सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को किसी तरह चेंज करना है फर्स्ट ऑर्डर में। क्यों, फर्स्ट ऑर्डर क्या है, dx/dt होगी फर्स्ट ऑर्डर, जो होगी वेलोसिटी, और वेलोसिटी की ही टर्म में हमें इक्वेशन चाहिए। ठीक है, dx यहाँ पर dr/dt होगा, इसे ठीक कर लीजिए क्योंकि r के टर्म्स में डिफरेंशियल इक्वेशन, तो dr/dt आ जाएगा और हमें यही चाहिए। ठीक है, तो इसको अगर आप सॉल्व कर पाएँ तो यहाँ पर देखिए आपको थोड़ा सा ना अपना एक आइडिया भी लगाना पड़ेगा, एक इंट्यूशन काम करेगा आप यहाँ पर, आप किस तरह से काम करेंगे। तो यहाँ पर एक चीज़ करके देखता हूँ मैं, यहाँ पे d2r/dt2 है कि अगर मैं dr/dt लेता हूँ, इसके स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन करता हूँ तो क्या होगा। अच्छा, ये ऐसे में सोचना, मैंने डायरेक्टली ये कैसे आइडिया लगा लिया, थोड़ा सा आप लोगों को भी थोड़ा सोचना पड़ेगा, मैंने सॉल्व किए हैं क्वेश्चंस थोड़े तो इसलिए मुझे यहाँ पर आइडिया था, आप भी सॉल्व करेंगे आपको आइडिया लगता जाएगा। तो dr/dt2 का स्क्वायर है तो यहाँ पर क्या होगा आपका 2 dr/dt। अच्छा, अब इसके टर्म में डिफरेंशिएट किया तो इसका भी दोबारा हो जाएगा, तो d2r/dt2, यानी हम d2r/dt2 चेंज कर सकते हैं इसमें अगर हम 2 dr/dt से मल्टीप्लाई करें। ठीक है, तो क्या होगा, अच्छा यहाँ पर देखो ये सेकंड रैंक है, ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर है, लेकिन बाहर dy/dt है बट उसको हम रिमूव कर सकते हैं आगे, अगर हम यहाँ भी इसको किसी तरह से चेंज कर लें उसमें। चलिए ट्राई करते हैं। तो यहाँ पर आप क्या काम करेंगे, 2 dr/dt से मल्टीप्लाई कर दिया आपने, 2 dr/dt, दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दीजिए, d2r/dt2, ये रही वो टर्म, इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, इज इक्वल टू -gm/r² और 2 dr/dt। ठीक है, तो इस टर्म को क्या लिख सकते हैं, ये। ठीक है, तो इधर तो हमारी ये टर्म आ गई। अब इधर क्या करें, इधर हम किसी तरह से इस टर्म को d/dt और अंदर किसी टर्म में चेंज कर लें, यहाँ पर कुछ ऐसा हो जिसकी वैल्यू ये आती हो, तो बाहर dy/dt इधर भी dy/dt, सीधे सीधे इंटीग्रेशन से हटा सकते हैं, कोई टेंशन नहीं होगी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा सिंपली आप आइडिया लगा सकते हैं आप यहाँ पर कि भाई dy/dt को आप पूरे के बाहर लेके आए, मतलब ऐसी किस टर्म में मल्टीप्लिकेशन करें। तो ठीक है, गैस करते हैं, अपन r² है तो gm/r ये लेके चलते हैं। अगर dy/dt करते हैं, इसमें कुछ मल्टीप्लाई करना होगा, कुछ हटाना होगा, वो देख लेंगे बाद में। तो देखते हैं इसका क्या आएगा, gm अलग आ गया, 1/r का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, एक तो माइनस आएगा बाहर और अपॉन में r² आ जाएगा, और r का डिफ्रेंसिएशन करना है टाइम के रिस्पेक्ट में तो dr/dt। ठीक है, देखो आया या नहीं, -gm/r² आ गया, dr/dt आ गया, 2 की कमी बची तो दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, बन गई सेम टर्म। यानी अगर हम 2gm/r का डिफ्रेंसिएशन करें टाइम के रिस्पेक्ट में तो ये टर्म हमारी आ जाएगी। इसको रिप्लेस किससे कर सकते हैं हम अंदर, 2gm/r से। क्लियर, चलो अब हम क्या काम करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं दोनों साइड और
डी को हटाते हैं, इंटीग्रेशन देखो, अब इंटीग्रेशन करेंगे तो इसमें लिमिट आएगी। अच्छा ये dr/dt क्या है, v और उसका स्क्वायर, तो v स्क्वायर, इंटीग्रेशन कर दिया, डी हट गया, लिमिट आ गई इनिशियल से फाइनल, तो v इनिशियल कितना है, मतलब लिमिट टाइम के लिए आएगी, तो अंदर जो टर्म है वो उस टाइम पर कितनी है, यानी 0 टाइम पर, तो इनिशियली v कितना था 0, और t टाइम पर, t मतलब कोई रैंडम टाइम, ये है t टाइम, कोई भी रैंडम टाइम, तो t टाइम पर v कितना है, v ही लिया है। इसी तरह से 2gm और जो हमारा r है ये 0 टाइम पे कितना था r, 0 टाइम पे कितना था, यहाँ पर 2r था, 2r, और t टाइम पे कितना था r, ठीक है। ये आप ठीक है, इसे समझिए ध्यान से। खैर ये वाला चीज़ कि हम टाइम के रेस्पेक्ट हमने किया है, तो इसका क्या मतलब है कि ये जो 0 है ना, 0 का मतलब है r 0 टाइम पर, ठीक है, टाइम का फंक्शन है ना, ये rt है, सॉरी v 0 टाइम पर कितना है, और ये v, ये वाला v है, ये v t टाइम पर कितना है, ठीक है। इसी तरह 2r जो है ये हमारा r 0 टाइम पर कितना है, और r हमारा t टाइम पर कितना है, ठीक है। ये हमारा ये चीज़ हो गई। अब इसकी लिमिट रखोगे तो क्या आएगी, v स्क्वायर ही आया यहाँ पर, और 2gm, r की लिमिट रखते हैं तो 1/r माइनस 1/2r। अच्छा r अंदर चला जाएगा और अंडर रूट लेंगे तो v क्या आ जाएगा, v इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट gm, और क्या आ गया, 2 अंदर गया, 2/r माइनस 1/r, ठीक है, या फिर v dr/dt, ठीक है, सेम आ गया। तो हमारे पास क्या है, देखो ये इतना आपको लगा हुआ, इतना टाइम लगा इस चीज़ में क्योंकि 3 मेथड्स हमने देखे हैं अलग अलग। बेसिकली आप कोई भी एक पकड़ो, इस इक्वेशन पे जाओ और इसके बाद आगे सिंपल बस आपको इंटीग्रेशन करना है, कुछ नहीं बचा है इस क्वेश्चन में आगे, ठीक है। तो हमें अलग अलग मेथड से समझ आ गया कि यहाँ तक हम कैसे पहुँचे। अब इससे आगे चले, चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। तो मैं इसे मिटा देता हूँ बाकी सारा, और खाली ये वाली क्वेश्चन रख लेते हैं क्योंकि यही हमारे काम आने वाली है। देखिए dr/dt इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट gm 2/r माइनस 1/r, ठीक है। चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। तो हम वेरिएबल सेपरेशन मेथड लगाएंगे तो r के टर्म्स इधर आ जाएंगे और t के टर्म्स था ही नहीं, तो जो भी कांस्टेंट होगा उसे उधर रख लेंगे। तो dr/dt इज इक्वल टू प्लस माइनस, अच्छा यहाँ पर अंडर रूट में क्या काम करते हैं, यहाँ पर gm और r और 2r माइनस ये बना, तो ये हम इधर ले आएंगे dr के साथ, तो dr इंटू ये r/2r माइनस 2r माइनस r, एंड यहाँ पर क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट gm/r, ठीक है, और dr और इधर आ जाएगा dt। अच्छा अब इसे आगे कैसे सॉल्व करें, तो जब भी कोई ऐसी फॉर्म बनती है जिसमें नीचे अंदर 2r माइनस r है, तो ये माइनस वाली फॉर्म है, तो यहाँ पर अगर हम ट्रिग्नोमेट्री का कोई ऐसा फंक्शन ले सकते हैं जहाँ पर ये दो टर्म एक टर्म में कन्वर्ट हो जाए, जैसे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है, तो इसी तरह से हम कोई टर्म ले लेते हैं। तो क्या क्या मतलब है इस बात का कि ये 2r है, तो r को हम क्या ले सकते हैं, अगर r इज इक्वल टू हम 2r साइन थीटा लें, तो dr तो हमारा क्या बन जाए, साइन स्क्वायर थीटा लें। स्क्वायर क्यों, क्योंकि जब मैं r को 2r साइन स्क्वायर थीटा रखूंगा तो 2r कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा अंदर, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, वो कॉस स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट कर लूँगा, ठीक है। तो r इज इक्वल टू 2r साइन स्क्वायर थीटा मैंने लिया, और dr क्या हो गया, इससे dr हो गया 2r 2 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा, मतलब 2r
साइन 2 थीटा डी थीटा। ठीक है, तो चलो, तो यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं डी आर की और आर की। डी आर की वैल्यू है ये डी थीटा और अंडर रूट आर की वैल्यू ऊपर है 2r साइन स्क्वायर थीटा अपॉन नीचे 2r माइनस आर 2r साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट जी एम अपॉन आर डी टी। ठीक है, चलो क्या करें, 2r साइन 2 थीटा डी थीटा 2r साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या होगा, 2r कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्या बन जाएगा 2r 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा यानी कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट डी टी। ठीक है, 2r कैंसिल, ये बचा साइन थीटा अपन कॉस थीटा, अंडर रूट हट जाएगा, तो 2r साइन 2 थीटा खोल देते हैं 2 साइन थीटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा ऊपर बचा अपॉन कॉस थीटा, तो कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल, प्लस में इज इक्वल टू अंडर रूट जी एम अपॉन आर टी टी। ठीक है, ओके, तो आगे प्रोसीड करते हैं इसे। ये क्या बन गया हमारा 2 to 4 4r साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा, यहाँ से डी थीटा कहाँ गया, डी थीटा रह गया, ये लिख देते हैं 4r साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस ठीक है। अच्छा, अब साइन स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन करना है, कैसे करेंगे, इसको किस में चेंज कर लेते हैं हम, कॉस 2 थीटा के टर्म्स में चेंज कर लेते हैं। क्या होता है कॉस टू थीटा कितना होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2, तो 4r 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस। ठीक है, यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, ये 2 से 2 कटेगा 2r cos 2 थीटा। अच्छा, डी थीटा बार बार रह जाता है, ये लीजिए पकड़ लिया हमने इसे, प्लस माइनस अंडर रूट जी एम अपन आर डी टी। ठीक है, यहाँ तक आ गए, बहुत बढ़िया। चलिए आगे देखते हैं। आगे अब हम कर देते हैं इंटीग्रेशन, क्योंकि अब हम सीधे सीधे इंटीग्रेशन कर सकते हैं। इंटीग्रेशन लगा दिया, इधर इंटीग्रेशन हमने लगा दिया। ठीक है, अच्छा ये अभी थीटा है, चलो इंटीग्रेशन करते हैं, लिमिट देखेंगे अभी, बाद में देखते हैं लिमिट, एक बार इंटीग्रेशन करते हैं पहले। तो यहाँ पर 2r और यहाँ पर 2r इंटीग्रेशन डी थीटा माइनस, चलो 2r को बाहर ही लिख लेते हैं, माइनस क्या आएगा इंटीग्रेशन cos 2 थीटा डी थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस जी एम अपॉन आर, और इधर क्या आ गया इंटू में टी। ठीक है, टी आ गया क्योंकि इधर टाइम के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है, तो 0 to t हो जाएगा सीधा सीधा 0 to t, तो यहाँ पर टी टाइम आ गया। अच्छा, ये क्या आ गया 2r थीटा, लिमिट आएंगी यहाँ से इनिशियल टू फाइनल, देखते हैं अभी लिमिट क्या है, माइनस कॉस थीटा क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन कॉस थीटा का हो जाएगा साइन 2 थीटा अपॉन में 2, और लिमिट क्या आ जाएंगी इनिशियल से फाइनल इज इक्वल टू प्लस माइनस। अच्छा, देखते हैं लिमिट क्या होगी।
तो हमारा क्या था, r था हमारा 2r साइन स्क्वायर थीटा। चलो तो r अगर हमारा इनिशियल है, इनिशियली r कितना था, r इनिशियली था 2r, तो r को रख देते हैं 2r साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये आ गया 1 इजिकल टू साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा कितना आ गया 1। ठीक है, साइन थीटा 1 आ गया। तो थीटा कितना हो जाएगा, कितने पे होता है साइन 1, π/2। तो इनिशियल तो हो गया π/2। अब फाइनल कितना होगा, फाइनल देखते हैं। चलो फाइनल हमारा होगा, डिस्टेंस कहाँ तक आ रही है, फाइनल आ रही है हमारी r तक, तो यहाँ पर r की जगह क्या लेंगे, r इजिकल टू 2r, r से r कैंसिल हुआ 1/2 साइन स्क्वायर थीटा, और स्क्वायर हटाएंगे अंडरवुड आएगा, तो 1/√2 साइन थीटा में कितना होता है π/4 पे। फाइनल क्या आ गया π/4। तो इनिशियल लिमिट आ गई π/2, फाइनल आ गई π/4। ठीक है, चलो रखते हैं। तो 2r π/4 माइनस π/2 माइनस 1/2 और साइन π/4 रखेंगे तो थीटा की वैल्यू तो π/2 आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि 2 थीटा है, माइनस साइन π/2 रखेंगे तो साइन पाई आ जाएगा। ठीक है, बराबर हमारा ये इधर जो भी है। ओके, तो चलो यहाँ लिख लेते हैं आगे। तो 2r π/4 माइनस 1/2 और क्या होगा ये साइन का, साइन π/2 की वैल्यू 1 माइनस साइन पाई की वैल्यू 0, तो 1 ही आ गया इधर। 1 - 0, 1 - 0 कितना होगा 1/2, ये 1/2 ही आ गया इधर, इज इक्वल टू प्लस माइनस Gm/r/t। ठीक है, ओके, तो यहाँ 1/2 बाहर आ जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आ गया r π/2 माइनस 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस Gm/r/t। तो t इज इक्वल टू क्या हो गया प्लस माइनस r इधर पहुँच गया, तो अंडर रूट में लेंगे इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो r³ और बाहर क्या है ब्रैकेट में π/2 माइनस 1। तो r³ एक, अच्छा माइनस हमारा क्यों आ रहा है यहाँ पर, माइनस की गलती आ रही है, माइनस की तो क्योंकि कोई ऑप्शन है नहीं यहाँ पर, पहला ऑप्शन मैच कर रहा है उसमें प्लस है। देखिए यहाँ पर π/4 है माइनस π/2, ये क्या होगा माइनस π/4। देखिए छोटी सी गलती हो गई, अगर बाई चांस गलत ऑप्शन दिया होता है माइनस में तो क्वेश्चन गलत हो सकता था, इसलिए ध्यान रखना इन चीज़ों का कि गड़बड़ ना हो जाए। तो यहाँ पे माइनस आएगा, माइनस π/4 माइनस 1/2, तो माइनस बाहर कॉमन ले लेंगे, क्या आ जाएगा π/2 प्लस 1। और टाइम क्या होता है, टाइम पॉजिटिव क्वांटिटी रहेगी, इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा ये प्लस की क्वांटिटी। तो हमारा क्या आंसर आ गया π/2 प्लस 1 r³ अपॉन Gm का अंडर रूट। ठीक है, तो कौन सा आंसर हमारा सही हो गया, ए ऑप्शन। ठीक है, तो आई थिंक आपको क्वेश्चन समझ आया होगा, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, बहुत कुछ सीखने के लिए मिला होगा इस क्वेश्चन से। ठीक है, अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम लेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें दोनों मास एक दूसरे की तरफ एक्सीलरेट कर रहे होंगे। ठीक है, तो आप मतलब आई थिंक काफ़ी कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे इन दोनों प्रॉब्लम से, दोनों प्रॉब्लम काफ़ी अच्छी हैं। और उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आप लोग बताना कि कोई प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट सेक्शन में बताना, अगर और क्वेश्चन प्रैक्टिस की ज़रूरत है हम और क्वेश्चंस लेके आएंगे। बाकी आई थिंक सफिशिएंट हमने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं समझने के लिए कंसेप्ट्स और आप एग्ज़ाम पर्पज से भी। ठीक है, तो वीडियो देखते रहिए और शेयर कीजिए चैनल। ठीक है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें और मोटिवेशन मिले मुझे भी ज़्यादा लेक्चर्स बनाने के लिए, कंटिन्यू करने के लिए। ठीक है, तो इस तरह से वीडियोस देखते रहिए
एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग इजी फिजिक्स।